हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माई सेल्फ नीतू। आज मैं आपके लिए हिंदी के एमसीक्यू क्वेश्चन जो है लेके आई हूँ, जो कि आपके बीएड एंट्रेंस और सीटेट एंट्रेंस दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको दो लैंग्वेज का पेपर देना पड़ता है। एक इंग्लिश लैंग्वेज का आता है, एक आपका हिंदी लैंग्वेज का आता है। तो हिंदी वाले में बहुत ज़्यादा ग्रामर होता है, हर टाइप का ग्रामर आपको, आपने जितना भी पढ़ा है अपने मतलब बचपन से लेके +1 +2 9 10th में जितना भी ग्रामर है, वो सारी आपको एक ही चीज़ में आपको एमसीक्यू क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो मैंने आपके लिए वही जो कुछ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट जो है तैयार किए हैं, जो कि पहले भी क्वेश्चन हमारे जो जितने भी एंट्रेंस टेस्ट हुए थे उसमें आए थे। तो मैंने उन क्वेश्चन को कलेक्ट किया आपके लिए, ताकि आपको जो है वो थोड़ा होता ना, कई बार पेपर बच्चे होते हैं जो कि प्रीवियस जो क्वेश्चंस होते हैं उनसे जो है वो अगली तैयारी करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मैंने ये चीज़ को किया है, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बाकी बातें जो बोलेंगे बाद में बोल दूँगी, ठीक है। हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा में वर्ण या अक्षर कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, सिंपल सी बात बोल रहे हैं कि हिंदी भाषा में वर्ण या अक्षर कितने प्रकार के होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर है 1, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 2 और चौथा ऑप्शन आपका आता है 4। आपको बताना है कि हिंदी भाषा में, आप इस तरह से कह सकते हो कि हिंदी भाषा में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो हिंदी भाषा में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, इसका राइट आंसर हमारा आ जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो 2 होते हैं। यानी कि हमारे हिंदी भाषा में जो वर्ण होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा जो है वो इतनी जल्दीबाजी में नहीं करूँगी, थोड़ा टाइम दूंगी आपको, ताकि आप भी जवाब को सोच पाएँ और वीडियो को पॉज कर सकते हो, ताकि आप थोड़ा सा, अगर आपको सोचना है तो सोच के उसके बाद वीडियो को चला लीजिए, फिर आपको जवाब दे दीजिए, ठीक है। ओके, तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वो है कि हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? आपको याद होना चाहिए कि जो हमारी हिंदी है, जिसे हम लोग बोलते हैं भारत में, वो कौन सी भाषा का शब्द है, ठीक है। क्योंकि हमारी हिंदी की भाषा की बात करूं तो एक अकेले एक भाषा से नहीं बनी है, इसमें अंग्रेजी, फारसी, यूनानी, ईरानी, हर टाइप की भाषा, जैसे संस्कृत हो गया, तद्भव, तत्सम, ठीक है। हर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमारी जो हिंदी भाषा है मिलकर बनी है। हम कभी भी शुद्ध हिंदी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी जो हिंदी है उसमें बहुत सारी भाषाओं का एक समावेश हमें देखने को मिलता है, इसमें जुड़ी हुई है, ठीक है। तो ये पूछा है कि हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है, तो हिंदी, ठीक है। पहला ऑप्शन है हमारा संस्कृत, दूसरा है फारसी, तीसरा ऑप्शन है हमारा उर्दू और फोर्थ ऑप्शन हमारा आ जाता है प्राकृत, ठीक है। तो याद रखिएगा कि हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राइट नंबर 1, यानी कि जो संस्कृत का जो शब्द है हिंदी हमारा, इसमें राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि भारत के शुद्ध रूप का, ठीक है, तो लिख रखा है कि भारत के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? भारत के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? भारत नहीं है, सॉरी गलत, ध्यान कहीं और चला गया। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? जो लैंग्वेज है, भाषा है, आपको सिंपल सा बहुत, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ लिया तो आपको जवाब देने में परेशानी नहीं होगी। ये कह रहे हैं कि भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान हमें किससे होता है? पहला ऑप्शन है लिपि, दूसरा है व्याकरण यानी कि ग्रामर, तीसरा ऑप्शन है लिखित भाषा और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि व्याकरण जो है वो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान हमें करवाता है। आप एक हमेशा ये बात रखिएगा, आपको जब भी कोई भाषा सीखते हो तो सबसे पहले क्या करते हो, उसकी मात्राएं सीखने की कोशिश करते हो, ग्रामर सीखने की कोशिश करते हो। आपके हमें वो चीज़, अगर ये चीज़ ढंग से, ये मात्राएं आ जाती हैं, अगर आपको मात्राएं आ जाएंगी तभी तो आपको कोई भाषा जो है ढंग से समझ में आ पाएगी। और व्याकरण का आपको ज्ञान नहीं, जैसे आप इंग्लिश में कह लो, अगर आपको इज, एम, आर कहाँ लगते हैं, कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, आपको वो पता नहीं होगा, तो आपकी जो सेंटेंस आप बनाना चाहते हो वो गलत ही होगा, ऑफकोर्स। तो वही है, हिंदी में भी सेम टू सेम ऐसी भाषा हमारी चीज़ ये लागू होती है कि जो व्याकरण है, जो ग्रामर है, अगर हमें उसका ज्ञान सही से है, हमें उसको सब कुछ आता है, तो हमारी जो लैंग्वेज वो पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगी, हमें अच्छी से वो लैंग्वेज आ जाएगी, आप जो भी भाषा सीख रहे हो, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है भारत, ठीक है, भारत देश में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। ये आपको जवाब देने में बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होगी कि भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है। ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन है हिंदी, दूसरा है अंग्रेजी, तीसरा ऑप्शन है संस्कृत और फोर्थ ऑप्शन हमारा आ जाता है उर्दू भाषा। ठीक है, तो भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जो भाषा है वो है हमारी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हिंदी भारत में सबसे ज़्यादा क्योंकि हमें बोली जाती है, हमें पता है कि हिंदी तो है हमारी, ठीक है, देवनागरी जो है वो लिपि से निकली है, तो ये हमारी राष्ट्रभाषा है, आपको आराम से इसको पता है। क्योंकि आपको बहुत सारे राज्य हैं जिसमें इंग्लिश बोली जाती है, अपनी अपनी लैंग्वेज सबकी है, पंजाब की अपनी पंजाबी है, तमिलनाडु की अपनी भाषा है, लेकिन मेन क्या है जो पूरे भारत में चलती है वो है हमारी हिंदी भाषा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है भावों और विचारों को प्रकट करने वाले मानव मुख से निकले ध्वनि संकेतों को क्या कहते हैं। ठीक है, भावों और विचारों को प्रकट करने वाले मानव मुख से निकले ध्वनि संकेतों को क्या कहते हैं। हमारे जो विचार हैं, हमारे जो थॉट्स हैं, हमारी जो फीलिंग्स हैं, उनको प्रकट करना है, हमें बोलना है। ठीक है, तो वो उनको क्या बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसका जो हमारा, ठीक है, मैं आपको ऑप्शन बोलती हूँ। पहला ऑप्शन है वर्ण, दूसरा है व्यंजन, तीसरा है भाषा और फोर्थ ऑप्शन हमारा आता है लिपि। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, इसमें राइट आंसर होगा हमारा भाषा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। क्यों होगा, क्योंकि आप जब भी किसी को अपनी फीलिंग या अपने थॉट्स को शेयर करते हो, अपने मुंह से बोलते हो, तो किससे, भाषा का यूज़ करके ही बोलते हो ना। स्पेशली इसने बोला है मानव मुख से, आपको हाथ से इशारा करने का तो क्वेश्चन है ही नहीं, आपको मुख पे भी तो ध्यान देना है कि मुंह से बोलने वाली बात कही है कि आप अपने विचारों और अपनी फीलिंग को अपने मुंह से किसके द्वारा बताओगे, भाषा के द्वारा ही करोगे ना, बोल के तो करोगे, बोल के मतलब भाषा ही होती है ना, तो भाषा ही हमारा इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, ओके, आगे है आपको कि निम्नलिखित प्रश्नों में सही विच्छेद का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसमें सही विच्छेद का मतलब यहाँ पे संधि भी होगा, बीच में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि आपको 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जाएंगे और आपको संधि आती है तो आपको नहीं, अगर नहीं आती है तो देख लीजिए, मैंने भी उस पर वीडियो बनाई है, आपको और भी बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगी, ज़रूरी नहीं आप मेरा ही देखें। ठीक है, जैसा आपको सही लगे। तो अगर ये वाले जो क्वेश्चन करने हैं तो आपको संधि आनी चाहिए, तभी आप इसका राइट आंसर दे पाओगे। ठीक है, तो है निम्नलिखित प्रश्नों में सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। आपको दिया गया है इतएव। ठीक है, इतएवम बोल के रखा है। ठीक है, तो ये इतएवम का आपको संधि विच्छेद करना है। आपको यहाँ पे पूरे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप खुद देखिए कि इनमें से कौन सा इसका राइट आंसर हो सकता है। ठीक है, पहले में इत्य प्लस एवं, फिर है इत्य प्लस वम लिखा है, तीसरा ऑप्शन है इति प्लस एवं लिख रखा है और फोर्थ ऑप्शन में इति प्लस यम यम बोल के रखा हुआ है। तो आपको अगर संधि विच्छेद आता है तो आप इसको अच्छे से आंसर दे पाओगे। तो इसका जो हमारा इति एवं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ये इस तरह से संधि विच्छेद करने से ये राइट होता है, इति प्लस एवं बन के इति एवं बनता है। ओके, नेक्स्ट हमारी चीज की बात, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अनुच्छेद। ठीक है, अनुच्छेद का भी आपने बताना है कि संधि, आप आगे 2-4 क्वेश्चन है जो कि इसी संधि से रिलेटेड ही मैंने यहाँ पे इकट्ठे किए हुए हैं। तो अनुच्छेद का संधि विच्छेद कीजिए, आपको सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि 4 ऑप्शन है, आपको बस इसमें से चूज करना है कि कौन सा राइट होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन है अनु प्लस छेद, दूसरा है अनु के बाद 2 बिंदु लगाए हैं प्लस छेद, फिर है अनु प्लस उच्छेद, फिर है हमारा अन प्लस उच्च प्लस छेद। ठीक है, ये आपको इसमें दे के रखा है। अगर आपको संधि विच्छेद आता है तो आपका जो राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो अनुच्छेद है, ठीक है, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो इस तरह से आप संधि विच्छेद करोगे तो आपका अनुच्छेद, ये राइट आंसर हमारा आराम से क्लियर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा करना है उपयुक्त का। ठीक है, उपरयुक्त बोलते हैं, उपरयुक्त में भी आपको संधि विच्छेद करना है। बताइए कौन सा राइट आंसर है। पहला ऑप्शन में लिखा है उप प्लस युक्त, दूसरा है हमारा उप लेकिन इसके पीछे प के पीछे 2 बिंदी लगा रखी है, फिर लिखा है प्लस उक्त, फिर लिखा है ऊपरी प्लस युक्त और फोर्थ ऑप्शन है ऊपर प्लस उक्त। ठीक है, आप बताइए कि इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा।
आपको उपरयुक्त का संधि विच्छेद करना है, ठीक है। तो हमारा उपरयुक्त का संधि विच्छेद का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऊपरी प्लस युक्त, ठीक है। जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 है, ऊपरी प्लस युक्त बन के उपरयुक्त बनता है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है सत्कर्म। सत्कर्म का आप बताइए, इसका संधि विच्छेद कीजिए। मैंने हर टाइप के क्वेश्चन लिखे हुए हैं हेडिंग देके, तो आप देखिएगा ध्यान से क्या चीज़ चल रही है। सत्कर्म में पहला ऑप्शन हमारा दिया है सत प्लस कर्म, दूसरा है सत प्लस अकर्म, तीसरा ऑप्शन है सती प्लस अकर्म और फोर्थ ऑप्शन हमारा आता है सतत प्लस कर्म। अगर आपको संधि विच्छेद करना आता है तो आपको इसका राइट आंसर भी आता होगा, ठीक है। तो सत्कर्म का जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 1, सत प्लस कर्म, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है 5वां जभी। जभी का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं जो आपको प्रीवियस क्वेश्चन जो पेपर है उसमें आ चुके हैं, तो आप ध्यान से इनको रट भी लीजिए, आप समझने की कोशिश सबसे पहले कीजिएगा। तो जभी का संधि विच्छेद कीजिए, ठीक है। पहला ऑप्शन है जब प्लस ई, दूसरा है जब प्लस ही, तीसरा ऑप्शन है जभी प्लस ई और फोर्थ ऑप्शन है ज प्लस भी, ठीक है। तो जभी का सबसे अलग जो है हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा जभी का संधि विच्छेद करने पर जब प्लस ही। आपने नहीं सोचा होगा ना, थोड़ा ध्यान अगर आता होगा तो अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो जभी का जब संधि विच्छेद करेंगे तो ये जब प्लस ही बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर राइट क्वेश्चन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है कि निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास, ठीक है। यहाँ पर सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसको आप थोड़ा सा हटा दें, मैं यहाँ पे राइट लिख देती हूँ समास, ठीक है। यहाँ पे समाज लिख गया था, आपको समास छांटना है, ठीक है, समास छांटना है, आपको ध्यान रखिएगा। तो पहला है हमारा पथ भ्रष्ट। आप जो पथ भ्रष्ट है इसमें हमारा कौन सा समास आएगा, और इस चीज़ के लिए आपको समास का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। मैं इसकी भी वीडियो बना चुकी हूँ, अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आपको चाहिए तो आप देख सकते हो, ठीक है। तो पथ भ्रष्ट का जो शब्द है हमारे पास पथ भ्रष्ट, उसमें हमारा कौन सा समास होगा, ठीक है। तो पथ भ्रष्ट में हमारा जो समास होगा, ठीक है, मैं आपको ऑप्शन बोलती हूँ। तो हमारा पहला ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष, तीसरा है कर्मधारय और फोर्थ ऑप्शन हमारा आ जाता है द्वंद्व समास, ठीक है, द्वंद्व समास, ठीक है। ये आपको 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। तो पथ भ्रष्ट में हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सॉरी, हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा पथ भ्रष्ट का वो हो जाएगा हमारा तत्पुरुष, ठीक है। तो याद रखना कि पथ भ्रष्ट में हमारा तत्पुरुष समास आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है महाराज। महाराज में बताइए आपको कि इसमें कौन सा समास आने वाला है, ठीक है। पहला ऑप्शन है तत्पुरुष, दूसरा है द्वंद्व, तीसरा है बहुब्रीहि और फोर्थ ऑप्शन है हमारा कर्मधारय समास, ठीक है, याद रखिएगा कर्मधारय समास। तो देखिए आपको इसमें कौन सा समास आएगा, ठीक है। तो मैं बताती हूँ आपको कि जो महाराज है उसमें हमारा कौन सा समास आएगा, कर्मधारय समास हमारा आ जाएगा, ठीक है। आपको अगर वीडियो देखनी है तो आपको थोड़ा सा समास का ज्ञान होगा, तब आप ये भी क्वेश्चन आराम से दे पाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन है हमारा पीताम्बर। पीताम्बर में भी आपको समास बताना है कौन सा है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन है बहुब्रीहि, दूसरा ऑप्शन है कर्मधारय, तीसरा है तत्पुरुष और फोर्थ ऑप्शन है हमारा द्वंद्व समास, ठीक है। तो याद रखिएगा कि पीताम्बर जो है, ठीक है, पीताम्बर में हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, पीताम्बर में कौन सा समास है, तो वो है हमारा बहुब्रीहि समास, ठीक है। याद रखिए कि बहुब्रीहि समास हमारा पीताम्बर है। ओके, उसके बाद हमारा आता है त्रिवेणी, ठीक है। त्रिवेणी के बारे में बताइए। त्रिवेणी, ठीक है, सॉरी, त्रिवेणी में भी आपको समास बताना है। आपको ये तो अच्छा होना चाहिए, आपको ये आना ही चाहिए, क्योंकि त्रिवेणी में क्या है, आपको वो समास कौन सा है, मैं आपको तो हिंट दे देती हूँ कि वो समास कौन सा है जिसकी शुरुआत गिनती से होती है, किसी संख्यावाचक चीज़ के उसमें जो है वो बात की जाती है, ठीक है। तो आपका पहला ऑप्शन में देती हूँ द्वंद्व, दूसरा है कर्मधारय,
तीसरा ऑप्शन है बहुव्रीहि और फोर्थ ऑप्शन है हमारा द्विगु। ठीक है, तो जो त्रिवेणी है उसका जो हमारा राइट समास हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा वो है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास वो है जिसमें संख्यावाचक चीजों को दिया जाता है। त्रिवेणी का त्रि का मतलब होता है 3, यानी कि आपको यहाँ पर संख्या आराम से देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है चंद्रशेखर। ठीक है, चंद्रशेखर में भी आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है हमारा कर्मधारय, दूसरा ऑप्शन है तत्पुरुष और तीसरा ऑप्शन है बहुव्रीहि और फोर्थ ऑप्शन हमारा आता है अव्ययी भाव समास। ठीक है, तो चंद्रशेखर में भी आपको बताना है कि कौन सा समास हमारा इसमें आता है। ठीक है, तो चंद्रशेखर में हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बहुव्रीहि। इसमें भी हमारा जो है वो बहुव्रीहि समास ही लगेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि समास कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा क्वेश्चन है कि समास कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर है 2, ऑप्शन नंबर ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है उसका हमारा आता है 2 होते हैं, ऑप्शन नंबर 2 में लिख रखा है कि 6 होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 है 4 और ऑप्शन नंबर 4 का ऑप्शन है हमारा 9। ठीक है, तो आपको बताना है कि समास कितने प्रकार के होते हैं। अगर आपने पढ़ा है तो आप उसको आराम से बेझिझक होकर इसका आंसर जो है वो दे सकते हो। तो बताना है कि समास कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो मैं बताती हूँ कि समास जो होते हैं वो हमारे पूरे 6 प्रकार के समास पाए जाते हैं। ठीक है, समास कितने प्रकार के होते हैं? समास पूरे 6 प्रकार के होते हैं। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उस व्यक्ति ने मोहन से पत्र लिखवाया, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? ठीक है, मैंने ऑलमोस्ट हर जितना भी हमारे ग्रामर है जो कि आपको आने वाला है बीए बीएड या सीएट में जो सो भी एंट्रेंस में, तो उस सभी से रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चन दिए ताकि आपको धीरे धीरे सब चीज़ों का ज्ञान हो जाए। तो क्वेश्चन ये है कि उस व्यक्ति ने मोहन से पत्र लिखवाया, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? कौन सी क्रिया है? हमारा ऑप्शन नंबर 1 है सकर्मक क्रिया, दूसरा है प्रेरणार्थक क्रिया, तीसरा है हमारा अकर्मक क्रिया और फोर्थ ऑप्शन हमारा आता है संयुक्त क्रिया। ठीक है, आपको ये बताना है कि इसमें हमारा कौन सी क्रिया आ जाती है। तो उस व्यक्ति ने मोहन से पत्र लिखवाया में जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया में ये होता है कि जो हमारा मेन बंदा होता है, जो सब्जेक्ट होता है, वो खुद काम ना करके अपना काम किसी दूसरे से करवाता है, तो वहाँ हमारा प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती है। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है कि काल कितने प्रकार के होते हैं। ये तो आपको वैसे मुझे लगता है कि काल यानी कि जो टेंसेस हम लोग जिनको बोलते हैं तो वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है हमारा 4, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 2 प्रकार के होते हैं और फोर्थ ऑप्शन है कि 5 प्रकार के होते हैं। तो काल जो होते हैं हमारे कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, काल हमारे पूरे 3 प्रकार के होते हैं। आपको पता है हमारे, ठीक है, सिंपल सा 3 प्रकार के हमारे काल हो जाते हैं। ठीक है, हमारा फ्यूचर होता है, प्रेजेंट होता है और पहले पास्ट होता है, प्रेजेंट होता है, फ्यूचर होता है। बस ये टेंस जो है, ये 3 काल हैं जो हमारे चलते रहते हैं, जिसको हम हमेशा लेके चलते हैं। कल जो है बीत गया हमारा, जैसे भूतकाल बोलते हैं, वर्तमान काल, भविष्यगत काल। ठीक है, तो वो चीज़ उन्होंने यहाँ पे पूछ के रखी हुई है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राम स्कूल गया था में कौन सा काल है। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, भविष्य काल एक हमारा भूतकाल होता है यानी कि पास्ट, एक हमारा वर्तमान होता है जिसको हम प्रेजेंट बोलते हैं और एक हमारा भविष्यगत होता है, एक जिसको हम फ्यूचर बोलते हैं। तो ये कह रहा है कि राम स्कूल गया था। आपको देख के इसमें समझ में कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि राम स्कूल गया था, आपको पता है आप था किसके लिए लगाते हो। ठीक है, फिर भी मैं आपको ऑप्शन देती हूँ, भूतकाल, दूसरा ऑप्शन है भविष्यत काल, तीसरा ऑप्शन है वर्तमान काल और फोर्थ ऑप्शन हमारा आ जाता है कोई नहीं। तो यस, हमारा जो इसमें राइट आंसर है ना वो भूतकाल होगा क्योंकि राम स्कूल गया था यानी कि पास्ट में गया था, कल गया परसों गया मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात बीत चुकी है। जो बात बीत जाती है, खत्म हो जाती है, वो हमारे भूतकाल में आ जाती है। ठीक है, हमारे पास्ट में आ जाती है। ओके, नेक्स्ट हमारे रखा है कि नीचे कुछ मुहावरे दिए जा रहे हैं, प्रत्येक के नीचे 4 ऑप्शन यानी कि वैकल्पिक मतलब कुछ 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, मुहावरे का जो सही अर्थ होगा उसको इंगित कर दीजिए यानी कि उस पर टिक लगा दीजिए। आपको ये चीज़ यहाँ पे जो है वो दिखानी है। ठीक है, तो मैं पढ़ना शुरू करती हूँ।
हमारा पहला इसमें दिया है छाती पर मूंग दलना। छाती पर मूंग दलना हमारा इसमें पहला है। आपको बताना है कि छाती पर मूंग दलने का मतलब क्या होता है। आगे जो आपके जितने भी क्वेश्चन आप देखने वाले वो मुहावरे से रिलेटेड है। ये भी हमारे बीएड एंट्रेंस और सीटेट एंट्रेंस में के ग्रामर में आता ही आता है, इसलिए मैंने क्वेश्चन उठाए हैं। ठीक है, तो छाती पर मूंग दलना का मतलब क्या होता है। पहला ऑप्शन है किसी को तंग करना, दूसरा है कर्ज वसूल करना, तीसरा है लड़ना और फोर्थ ऑप्शन है मूंग की खेती करना। ठीक है, तो छाती पर इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि छाती पर मूंग दलने का सही अर्थ क्या है, तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि तंग करना। इसका इस तरह से क्या बोलते हैं कि आप मान लो आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि आपको बिल्कुल पसंद नहीं है और वो आपको चढ़ाने की कोशिश करता रहता है, तो बोलते हैं ना, कई बार औरतें गांव की सेंटेंस को बहुत यूज करती हैं, मेरी छाती पर मूंग दल रही है। मतलब होता है कि आप किसी को जानबूझ के तंग कर रहे हो लेकिन आप फ्रस्ट्रेट से भर चुके हो, तो उस टाइम आप छाती पर मूंग दलना जो मुहावरा है, ठीक है, उसका प्रयोग आप करते हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बाल की खाल निकालना। बाल की खाल निकालना, ठीक है, इसका भी आपको सही मतलब बताना है। ये भी मुहावरा है जिसका आपको सही अर्थ बताना है कि बाल की खाल का मतलब क्या होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है हजामत करना, दूसरा है खाल का व्यापार करना, तीसरा है अधिक छानबीन करना और फोर्थ ऑप्शन है कष्ट पहुंचाना। तो बाल की खाल करने का मतलब का हमारा जो राइट आंसर हो जाता है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि अधिक छानबीन करना जो है हमारा बाल की खाल निकालने का मतलब होता है। ओके, क्योंकि आप बाल की खाल निकालना, सोचो कि जिस चीज़ की जरूरत नहीं है फिर भी आप उस चीज़ में इतनी ज़्यादा घुस के उस चीज़ को निकालने की कोशिश कर रहे हो, तो वो हमारा बाल की खाल का मतलब हो जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है हाल पतला होना। ठीक है, हाल पतला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ऑप्शन नंबर है अस्वस्थ होना, दूसरा है डर जाना, तीसरा ऑप्शन है आर्थिक स्थिति खराब होना और फोर्थ ऑप्शन हमारा आता है बोलती बंद हो जाना। तो हाल पतला होना का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि आर्थिक स्थिति खराब होना। बोलते हैं ना कि आजकल तो हमारे हाल बेहाल हैं, क्यों? क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है, आपकी आर्थिक स्थिति जो है वो फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो हाल पतला होने का जो सही अर्थ है हमारा वो है आर्थिक स्थिति खराब होना। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है हाथ पीले करना। ठीक है, ये भी आपको गांव में बहुत लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, गाँव और आज के टाइम पे बहुत यूज़ करने लगे हैं। हाथ पीले करने का मतलब क्या होता है। ऑप्शन नंबर 1 है सजा देना, दूसरा ऑप्शन है विवाह करना यानी किसी की शादी कर देना, तीसरा है अत्यधिक पिटाई करना और फोर्थ ऑप्शन आता है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हाथ पीले करने का जो हमारा सही और राइट हमारा जो ऑप्शन है वो है विवाह करना। बोलते हैं ना लड़कियों के, अब तो लड़कियों के हाथ पीले कर दो यानी कि उनकी शादी कर दो, उनका विवाह कर दो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है कि बात बढ़ना। ठीक है, बात बढ़ गई है किसी चीज़ को लेकर, मुझे नहीं पता, पर ये कह रहे हैं कि बात बढ़ने का मतलब क्या होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है विवाद करना, दूसरा है गप लगाना, तीसरा है हमारा झगड़ा करना और फोर्थ ऑप्शन है बढ़कर बोलना। ठीक है, तो बात बढ़ने का जो हमारा राइट आंसर हो जाता है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि झगड़ा करना। आप किसी बात को लेकर जो है वो सलाह मशवरा करने के लिए गए हो या सुलझाने के लिए गए हो, लेकिन बात बढ़ जाती तो क्या होते हैं, झगड़ा हो जाता है, मार पिटाई कुटाई सब कुछ हो जाता है। तो बात बढ़ने का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि झगड़ा करना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा बाल धूप में सफ़ेद होना। ठीक है, तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर 1 है बूढ़ा हो जाना, दूसरा ऑप्शन है उम्र के अनुसार अनुभवी ना होना, तीसरा ऑप्शन है रोगी होना और फोर्थ ऑप्शन है अत्यधिक समझदार होना। ठीक है, तो बाल बोल रखा है कि बाल को धूप में सफ़ेद किया है यानी कि बाल धूप में सफ़ेद होना। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, धूप में मतलब बोलते हैं कि ये बूढ़े लोगों के लिए ज़्यादा किया जाता है। देखो ये मतलब कहने का ये है कि बाल धूप में सफ़ेद करना यानी कि तुम उम्र से इतने बड़े हो गए हो लेकिन तुम्हें अभी तक वो समझदारी नहीं आई है जो उम्र के अनुसार एक व्यक्ति के अंदर आ जाती है। हमारी एज के अकॉर्डिंग हमारे माइंडसेट हमारी समझदारी बढ़ जाती है। तो ये है कि तुमने क्या धूप में बाल सफ़ेद किए कि तुमको अभी तक ये चीज़ का पता नहीं है या तुम्हें इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कि उम्र के अनुसार अनुभवी ना होना, उम्र के अनुसार एक्सपीरियंस ना होना किसी चीज़ के बारे में। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा आता है उगल देना। ठीक है, उगल देना का हमारा जो मुहावरा है उसका सही अर्थ क्या है? तो हमारा पहला ऑप्शन है उल्टी करना, दूसरा है छिपी हुई बात को प्रकट कर देना, यानी कि छिपी हुई बात को बता देना, अपराध स्वीकार कर लेना। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है सच बोलना, फोर्थ ऑप्शन है उल्लू बनाना। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो उगल देना का जो हमारा राइट क्वेश्चन राइट ऑप्शन हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो राइट हो जाएगा, यानी कि छिपी हुई बात को उगल देना, यानी कि प्रकट कर देना, यानी कि अपराध अपना स्वीकार कर लेना। बोलते हैं ना कि इसको 2 थपेड़े मारे और उसने सब कुछ उगल दिया, यानी कि सारी सच्चाई उसने जो है बाहर निकाल दी, सब कुछ सच उसने बोल दिया। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है अंग अंग ढीला होना। ठीक है, अंग अंग ढीला होने का मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 है बहुत चोट लग जाना, दूसरा है बहुत थक जाना, तीसरा ऑप्शन है परेशान होना और फोर्थ ऑप्शन है हमारा भूखा होना। ठीक है, तो अंग अंग ढीला होने का जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, अंग अंग ढीला होने का मतलब होता है बहुत थक जाना। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि आज बहुत, कोई भी घर पे आके काम करके आता है तो बोलते हैं ना कि आज बहुत थक गया हूँ, मेरा अंग अंग ढीला हो गया, यानी कि मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है और मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। तो इसका राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, अगला है अकल के पीछे लठ लिए फिरना। ठीक है, अकल के पीछे लठ लिए फिरना। ठीक है, पहला ऑप्शन है हमारा मूर्खतापूर्ण काम करना, दूसरा ऑप्शन है बहुत पढ़ना, तीसरा ऑप्शन है बात के पीछे बहस करना, नेक्स्ट हमारा बुद्धिमान बनने की दवाइयाँ खाना। ठीक है, ये हमारा है कि अकल के पीछे लठ लिए फिरना। इसका हमारा जो राइट आंसर होएगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, मूर्खतापूर्ण काम करना। ठीक है, अकल के पीछे लठ लिए फिरना का मतलब होता है मूर्खतापूर्ण काम करना, फालतू में जो काम तुम्हें करने नहीं चाहिए वो काम करना जो गलत है उसको बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आटे दाल का भाव मालूम होना। ठीक है, आटे दाल का जो भाव है, ठीक है, भाव यानी कि कीमत का पता होना, इसका हमारा क्या सही मतलब हो सकता है? पहला ऑप्शन है बाजार जाना, दूसरा ऑप्शन है व्यापार करना, तीसरा ऑप्शन है भोजन की व्यवस्था करना और फोर्थ ऑप्शन हमारा आता है वास्तविकता का ज्ञान होना। ठीक है, तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाना, उसकी कीमत का पता चल जाना, इसका जो हमारा सही आंसर होता है ना वो होता है हमारा, ठीक है, ठीक है, इसका हमारा राइट आंसर होता है वास्तविकता का ज्ञान हो जाना। बोलते हैं ना कि अगर तुम मेहनत करोगे तब तुम्हें आटे दाल का जो भाव है पता चलेगा कि कितनी मेहनत से कितने पैसों से वो चीज़ आती है, यानी तुम्हें जब वास्तविकता का ज्ञान होगा ना कि किस तरह से कोई चीज़ लाई जाती है, कैसे कमाई जाती है, तब तुम्हें उस चीज़ का जो है पता चलेगा। तो आटे दाल का जो भाव है, जो मतलब है वो हमारा यहाँ पे क्लियर हो जाता है। इसका मतलब होता है कि वास्तविकता जो सच्चाई है उसका पता लग जाना, ज्ञान हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आड़े हाथों लेना। ठीक है, आड़े हाथों लेना, पहला ऑप्शन है स्वागत करना, दूसरा ऑप्शन है सीने से लगाना, तीसरा है खरी खोटी सुनाना और फोर्थ ऑप्शन है हमारा धक्का देना। ठीक है, आड़े हाथों लेने का सही अर्थ क्या होता है? ठीक है, लिखा है कि आड़े हाथों लेना का जो सही अर्थ है ना वो है खरी खोटी सुनाना। ऑप्शन नंबर जो 3 है वो हमारा पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। बोलते हैं ना कि आज मैंने देख लिया तो मैंने उसको आड़े हाथों ले लिया, यानी कि आज मेरे वो हाथ लग गया, मैंने उसको देख लिया, मिल गया रास्ते में जो भी, और मैंने उसको बहुत कुछ सुना दिया जो भी मेरे को बोलना था। तो उसको आड़े हाथों लेने का मतलब होता है किसी को खरी खोटी सुना देना, कि जो भी आपकी मन की भड़ास है पूरी निकाल दो। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है एक ही लकड़ी से हाँकना। एक ही लकड़ी से हाँकना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 है ग्वाले का काम करना। ग्वाले वो होते हैं जो गायों को चराते हैं, पालते हैं। ठीक है, जैसे कृष्ण जी को ग्वाला बोलते हैं तो वो गायों को चराते थे। तो पहला ऑप्शन है हमारा ग्वाले का काम करना, दूसरा है अच्छे बुरे की पहचान ना करना, तीसरा है सर्कस में रिंग मास्टर का काम करना और फोर्थ ऑप्शन है लड़ने में चतुर होना। ठीक है, तो एक ही लकड़ी से हाँकने का मतलब होता है, इसका राइट होता है हमारा आंसर ऑप्शन नंबर
टू, यानी कि अच्छे बुरे की पहचान ना करना, इसका हमारा राइट जो आंसर है हमारा हो जाता है। ठीक है, बोलते हैं ना कि एक ही लकड़ी से, मतलब एक ही लकड़ी में आपको दूसरी लकड़ी का फ़र्क ही समझ में नहीं आ रहा कि एक चंदन की, एक सफ़ेदे की या किसी और की, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। यानी आपको अच्छा काम कौन सा है, बुरा काम कौन सा है, आपको समझ में नहीं आ रहा, आप दोनों को इक्वली समझ रहे हो। तो एक ही लकड़ी से हाँकने का मतलब होता है कि अच्छे बुरे की पहचान ना करना, तुम्हें होना ही पता ही नहीं है कि अच्छा बुरा कौन सा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कान पर जूं ना रेंगना। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन हमारा आता है कुछ असर ना होना, दूसरा है बेफिक्र रहना, तीसरा ऑप्शन है एकदम साफ सुथरा होना, और फोर्थ ऑप्शन हमारा आता है हमेशा सावधान रहना। ठीक है, हमेशा सावधान रहना, ये हमारा होता है कि कान पर जूं ना रेंगने का सही अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो आपको फोर्थ ऑप्शन मैंने दिए हैं, बताइए कि कान पर जूं रेंगने का मतलब क्या होता है। ठीक है, चलिए ऐसा कीजिए कि आप इस क्वेश्चन को मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको क्या लगता है कि कान पर जूं ना रेंगने का सही अर्थ क्या होता है। 4 ऑप्शन को दे दिए मैंने आपको। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होता है। ठीक है, तो आप जैसे देख सकते हो कि मैंने आपको जो है वो 13 क्वेश्चन नहीं है, बल्कि मैंने अलग टाइप से आपको जो है समास संधि जो भी है टाइप से आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस छोटा सा अंगूठे से दबाना ही है आपको। ठीक है, तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, ताकि वो भी इस वीडियो का पूरा फ़ायदा उठा सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं हर टाइप की वीडियो जो आपको है वो बना के अपलोड करती रहती हूँ, आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। ठीक है, तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और सवाल का जवाब देना मत भूलिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है, मेरा बनाया मटेरियल अच्छा लगता है, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं भी तो जानूं कि मेरे सब्सक्राइबर जो है मुझे पसंद कर रहे हैं। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और आपके पास कोई टॉपिक है जो आप मुझे देना चाहते हैं, जो आपको लगता है कि मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ बना के, तो वो टॉपिक भी मुझे बता दीजिए, वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं आपको जितना जल्दी हो सकेगा आपको उस टॉपिक पर वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइज।